Hello students. So in the continuation of this chapter ray optics, today we are going to start the lens formula for thin lenses. This is also known as thin lens formula. So students, in last class I explained you the lens makers formula. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द लेंस। तो एक ऐसा फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था जो लेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस क्लास में आज हम लेंस का बहुत ही कॉमन और सिंपल फॉर्मूला जो आप क्लास 10th में भी स्टडी कर चुके हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं, और उसका नाम है थिन लेंस फार्मूला और सिंपल लेंस फार्मूला। तो ये लेंस फार्मूला जो होता है किस लिए यूज़ होता है, एक्चुअल में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लेंस के सामने रखते हैं तो लेंस उसकी डिफरेंट इमेजेस बनाता है। आपने क्लास 10th में तो ये स्टडी किया ही होगा कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सर्टेन लोकेशंस देन इमेजेस फॉर्म्ड एट डिफरेंट रेस्पेक्टिव लोकेशंस। तो उसमें अगर हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस। सो दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and focal length f of the lens. So students, it is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So class 10th में आपने इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ किया है और इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करें, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक इमेज फॉर्मेशन का केस लिया हुआ है। आपने पढ़ा ही होगा, मालूम होगा आपको कि भाई अगर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, और ये हमें पहले से पता ही है, और अगर नहीं पता तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस हमने कंसीडर किया हुआ है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस हो गया, फर्स्ट फोकस हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया, और इसमें फोकस और डबल फोकस के बीच में ए बी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ओके, तो अब इस ए बी की इमेज कहाँ बनेगी, वैसे तो हमें पता ही है, हमें क्या पता है कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f देन रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। कैसे बनती है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे पास थ्रू द फोकस and other light rays passing through optical center will go straight. So this is the point of intersection. So this point of intersection of two light rays is the point image of this object A. For finding the full image, we draw perpendicular from A dash to B dash. So A dash B dash is the image of object AB. अब ये इमेज कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बना है। तो अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज यूज्ड टू ड्राइव द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब ये वाला केस, और भी कोई इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम, एनी अदर रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू ड्राइव दिस रिलेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। आप ये देखो, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ये ट्रायंगल A डैश B डैश C, मतलब ये दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है और इसके परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C आर सिमिलर। सो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए हमारे, जो ABC एंड A डैश B डैश C हैं, दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। और स्टूडेंट, सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो दोनों ट्रायंगल की जो हाइट्स हैं, इसकी हाइट है AB और इसकी हाइट है A डैश B डैश, इनका रेशो मैंने इक्वल कर दिया, किसके, इनके बेस के इक्वल। तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CB अपॉन CB डैश, मतलब रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल होगा इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और यहाँ पर तो ट्रायंगल सिमिलर ही हैं। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके C पे ज्वाइन कर लिया। तो ये इस तरह से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अब क्या हो गया, दो ट्रायंगल मैंने लिए हैं, एक तो A डैश B डैश F, ओके, ये A डैश B डैश F ये वाला, और एक CDF, इसमें ये दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये कॉमन साइड हो गई। तो इसमें भी ये जो ट्रायंगल A डैश B डैश F और CDF आर आल्सो सिमिलर, तो इनका भी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। तो A डैश ये CD
अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश, मतलब हाइट का जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल का वो बेस के रेशियो के इक्वल हो गया। अब सी डी तो हमारी किसके इक्वल है, सी डी तो ये पैरेलल लाइन के बीच का हाइट है ना, तो सी डी तो ए बी के इक्वल है। तो आप ये देखो इस इक्वेशन 1 में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू है और इक्वेशन 2 में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू है। सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस देन वी गेट सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। Now what we have to do, now I can write this CB distance can be written as similar CB because this is the image distance, and upon CB dash is the image distance, CB is the object distance and CF is the focal length। एफ बी डैश इसको केवल चेंज करना है, केवल चेंज किसको करना है, केवल एफ बी डैश को चेंज करना है। कैसे, दिस एफ बी डैश, ये जो डिस्टेंस है एफ बी डैश, दिस कैन बी रिटन एज दिस सी बी डैश माइनस सी एफ। सो एफ बी डैश की जगह हमने क्या लिख दिया, सी बी डैश माइनस सी एफ। अब इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं। देखो सी बी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दिस इज रिटन माइनस यू। माइनस इसलिए लिखा जाएगा बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट। उसके बाद सी बी डैश, ये सिंपल v हो गया, सी एफ एफ हो गया। अब सी बी डैश कितना है, सी बी डैश v हो गया, सी एफ एफ हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको शिफ्ट कर लिया हमने तो यू एफ इज इक्वल टू यू वी प्लस यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। इस पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड किया तो हमारा फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मतलब दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट ये बहुत ही कॉमन रिलेशन है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कॉन्वेक्स लेंस चाहे तो कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड थ्रू आउट। तो हमने लेंस के दो फॉर्मूले यूज किए। अब हम ये फॉर्मूला भी कॉन्वेक्स लेंस को लेकर ड्राइव किए और पिछला फॉर्मूला भी कॉन्वेक्स लेंस को। ऐसी कोई बात नहीं है, कॉन्केव लेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, एंड दीज फॉर्मूला आर इक्वली वैलिड फॉर बोथ द लेंसेज और एवरी काइंड ऑफ लेंस। क्योंकि लेंस फॉर्मूला है तो किसी भी लेंस के लिए ये यूज होएगा। तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला किया था लास्ट क्लास में, अभी हमने लेंस फॉर्मूला किया। अब हम करने जा रहे हैं लेंस का मैग्निफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही हम इसको कह सकते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस हम इसको कह सकते हैं। लेंस का पर्पस होता है कि भाई जो इमेज बने वो हमारी डिफरेंट टाइप की बने। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज है तो उसको लार्जर फॉर्म में देखने के लिए हम लेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैंड लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। तो किसी लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनती है, इट इज़ गिवन बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का मतलब होता है कि भाई इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है। तो मान लो अगर मैं ये मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 2 बोल देता हूँ, मतलब कि इमेज का जो साइज है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज वो कितना कम या ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन गिव्स एन आइडिया हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इज इमेज साइज इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो सपोज मेरा कोई लेंस है, उसका मैग्निफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो मेरी इमेज बनाएगा वो लेंस वो ट्वाइस बनाएगा, 2 टाइम्स इमेज उसकी बनाएगा वो। और अगर मान लो ये मेरा 20 है तो 20 टाइम्स लार्जर हो जाएगा, और अगर मैग्निफिकेशन 1/2 है तो इमेज आधी हो जाएगी। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। देखो आप यहाँ पे m इज इक्वल टू h2/h1, h2 इमेज हाइट के लिए यूज़ किया गया है जो हमने पहले भी यूज़ किया था, और h1 ऑब्जेक्ट साइज के लिए। और ज्योमेट्रिकली अगर हम इस फिगर को यूज़ करें तो हम इजीली ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई अभी हम इसी से ही आप निकाल सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश, मतलब सॉरी A डैश B डैश अपॉन AB इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइड इज इक्वल टू V अपॉन U। ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 और इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट और V अपॉन U इन टर्म्स ऑफ V एंड U भी हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं।
अब मैग्निफिकेशन से हमें ये आइडिया लग जाता है कि भाई नेचर ऑफ इमेज कैसा है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट मीन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो नेचर ऑफ इमेज इज आल्सो एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेंस की, और लास्ट प्रॉपर्टी ही है लेंस की, दैट इज पावर ऑफ ए लेंस। सो पावर ऑफ ए लेंस स्टूडेंट्स क्या होती है? पावर ऑफ ए लेंस बेसिकली जो पर्पस होता है लेंस का वो इमेज बनाने के लिए होता है। अब इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, ये डिपेंड करता है लेंस की एबिलिटी पर। अब लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग होता है। तो बेसिकली लेंस का काम होता है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जो लेंस कन्वर्ज करते हैं उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो लेंस लाइट का डाइवर्जन करते हैं, लाइट को डाइवर्ज करते हैं, दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस होते हैं। तो कितना लेंस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर, जैसे हमने मैकेनिक्स में मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल पावर, इस तरह की पावर होती है ना, तो ऐसे ही हमारा लेंस की भी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पावर। सो पावर ऑफ ए लेंस, आई के अंदर भी हमारा लेंस है, तो इमेज बनाने के लिए लेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट। सो द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स पावर। और इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर डेफिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। सो सिंपल फॉर्मूला होता है पावर ऑफ ए लेंस का, मैं यहां पर लिख देता हूं, P इज इक्वल टू 1/f। कंडीशन एक है कि जो फोकल लेंथ है दैट इज टेकन इन मीटर। फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। SI यूनिट क्या हो जाएगी पावर की? सो P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमें मीटर में लेनी है और ये होती है इसकी यूनिट डायोप्टर। डायोप्टर। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखनी है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन। इसी तरह से P इज इक्वल टू प्लस फॉर कॉन्वेक्स और P इज इक्वल टू माइनस फॉर कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है, उसकी पावर पॉजिटिव होगी। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो P इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो हमारी हो गई एक बात। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फोकल लेंथ किसी लेंस का, फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर, तो पावर कैसे निकालेंगे इसकी? 1/f इन मीटर। अब ये तो 20 तो सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 100/20 इज इक्वल टू 5 डायोप्टर, लेकिन प्लस लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना कि लेंस की जो पावर होती है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद इट्स साइन। तो एक्सप्रेस्ड विद इट्स साइन में क्या फायदा होता है हमारा? ये हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा जो लेंस है वो कैसा है। अब यहाँ पर हम करेंगे कॉम्बिनेशन की पावर। मतलब कई बार क्या होता है, कई सारे लेंसेज को कंबाइंड कर देते हैं, क्योंकि हमें एक डिजायर्ड फोकल लेंथ या डिजायर्ड पावर का अगर लेंस चाहिए और वो हमारे पास नहीं है, तो वी कंबाइन देम। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, और इसके साथ एक कॉनकेव लेंस को जोड़ दिया और एक कॉन्वेक्स को, इसकी पावर है P1 इज इक्वल टू सपोज +1 डायोप्टर, इसकी है P2 इज इक्वल टू -3 डायोप्टर और इसकी है P3 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। सो रूल क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पावर्स। एल्जेब्राइक सम का मतलब होता है कि पावर्स आर एडेड विद देयर साइन। तो कॉम्बिनेशन में जो पावर होती है वो सभी लेंसेज की इंडिविजुअल पावर का एल्जेब्राइक सम हो जाएगी। तो P1 कितना 1, P2 -3 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर नेगेटिव है, प्लस P3 1, सो ये आ गया -1 डायोप्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्बिनेशन की पावर -1 डायोप्टर हो गई, और चूंकि पावर नेगेटिव है तो ये किसकी तरह काम करेगा? कॉनकेव की तरह काम करेगा। अब हमको कॉम्बिनेशन की पावर निकालने को नहीं आता, हमको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने को आता है। तो जब पावर कॉम्बिनेशन की सिंपल एल्जेब्राइक सम के इक्वल है तो फोकल लेंथ उसमें रेसिप्रोकल आ जाएगा।
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। मतलब ये हमें ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं कि लेंस दे दिया, एक की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ओके, दूसरे की फोकल लेंथ है -5 सेंटीमीटर, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो बच्चे क्या करेंगे, f इज इक्वल टू f1। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। कैसे करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इससे कॉम्बिनेशन का पावर कैलकुलेट होगा। या आप पहले फोकल लेंथ से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर जो कॉम्बिनेशन की पावर आएगी उसका रेसिप्रोकल करके हम फोकल लेंथ निकालेंगे। f इज इक्वल टू 1/p, ये पावर डायोप्टर में लिखनी है, फोकल लेंथ मीटर में आएगा, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या क्या किया, लेंस फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है थिन लेंसेज के लिए, उसकी डेरिवेशन हमने की, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ये लेंस किया, और उसके बाद मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले किए। पावर ऑफ लेंस को हमने स्टडी किया। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, सिंपल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, बट कंडीशन है कि फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। उसके बाद हमने पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कई सारे लेंसेज को जब कंबाइंड हम कर देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ये हमने किया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक, स्मॉल टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये हम अभी करने जा रहे हैं। स्मॉल टॉपिक है, इसको अभी हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको समझना है। प्रिज्म तो बेसिकली डिस्पर्शन करने के काम आता है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रिज्म से क्या करना है, रिफ्रैक्शन स्टडी करना है। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, देखना है कि भाई प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो, जो ओरिजिनल फिगर होती है प्रिज्म की कैसे होती है, दो तो ये फेस होती हैं, दीज आर द रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इस तरह से होता है ना ट्रायंगल जैसा, और एक ये बेस होता है। सो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं और ये प्रिज्म का बेस होता है। सो प्रिज्म बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है विथ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड वन बेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। प्रिज्म इज यूज्ड टू स्टडी द, बेसिकली तो ये डिस्पर्शन करता है, बट ट्रांसपेरेंट मीडियम विद टू रिफ्रैक्टिंग, ये वन और टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक बेस होता है। लेकिन अगर इसका मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं तो सिंपल डायग्राम इसका कुछ इस तरह से होता है। ये सिंपल ट्रायंगल की तरह मैंने सामने बना दिया। ये तो 3D डायग्राम बनाया है जो आपने क्लास 10th में लैब में देखा होगा, बट हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए ये डायग्राम हम यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रब भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवल इसी डायग्राम से मैं काम चला सकता हूँ। ये मेरा हो गया ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस और बी सी बेस। अब क्या करना है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब रिफ्रैक्शन कैसे, मतलब हम बेसिकली रिफ्रैक्शन कर रहे हैं ना। पहले हमने लेंसेज से रिफ्रैक्शन किया, प्लेन सरफेस से किया, ग्लास स्लैब से किया, प्रिज्म से कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लो एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका 1 हो गया, फिर इसका 1 हो गया। तो सपोज ये लाइट है और इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द वन सरफेस, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओके। अब क्या होगा, रेयर टू डेंसर है, रेयर टू डेंसर है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, सीधा जाना था नॉर्मल। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन और ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, ये क्या हो गया, मान लो I1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको भी मैं R2 कंसीडर कर लेता हूँ, और ये हो गया मेरा I2। अब इसमें हुआ क्या, क्या आपने स्टूडेंट्स देखा, ये जो रिफ्रैक्शन मैंने कहा ना, मेरा छोटा सा टॉपिक है प्रिज्म का। प्रिज्म मैंने आपको बता दिया कि कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं और एक बेस होता है, और ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अब ये रिफ्रैक्शन कैसे करता है, हमें करना क्या है, हमें स्टडी करना है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म में एक सरफेस दो, अब यहाँ से मान लो लाइट रे इंसिडेंट होती है सरफेस पर, तो जिस सरफेस पर लाइट रे पड़ेगी उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। रेयर टू डेंसर है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे बाउंड्री आ गई, डेंसर टू रेयर नॉर्मल ड्रॉ किया, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मैंने एंगल एज्यूम कर लिए। तो कंक्लूजन आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है
कि अगर मैं इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ड्रॉ करता हूँ और इमर्जेंट रे को मैं पीछे हटा के ओरिजिनली देखता हूँ, तो मेरे को एक बेंडिंग नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? बेंडिंग नज़र आ रही है कि भाई जो इंसिडेंट रे थी उसमें एंगुलर बेंडिंग हो गया, वो बेंड हो गई, मतलब देयर इज एन एंगल। सो दिस एंगल इज डेल्टा, दिस एंगल इज डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ, डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सो यही इंपॉर्टेंट बात है कि जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, then there is a bending in light, there is a bending in a ray of light, and there is an angular deviation. So there is an angular bending, there is an angular deviation, this is called angle of deviation. बस इसी में हमारा इंटरेस्ट है, हमें यही देखना है कि कोई लाइट जो प्रिज्म की सरफेस पर स्ट्राइक की है उसमें कितना एंगल ऑफ डेविएशन आया है, दैट इज अवर प्रॉब्लम, हमें ये देखना है। तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री यूज़ करूँगा। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं ज्योमेट्री देखता हूँ। मान लो ये K है, L M N, देखो ये I है तो ये पूरा भी I1 होगा, I1 है तो वर्टिकली अपोजिट, नीचे वाला R1 तो ये कितना बचा, I1 माइनस R1। ऐसे ये I2 है तो पूरा I2, नीचे वाला R2, ये कितना बचा, I2 माइनस R2। तो इस K L M ट्रेंगल में इंटरनल एंगल I1 माइनस R1, I2 माइनस R2 और एक्सटर्नल डेल्टा। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? आपको पता ही होगा, रिफ्रैक्शन में बार बार बोलता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू बाई 1, तो I1 अपॉन R1, और ये I1 R1 है हमारे स्मॉल, तो जब ये स्मॉल होते हैं तो I1 अपॉन R1 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल। सो I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ओके, इसी तरह से क्या हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस अगर अपनाएंगे फॉर ग्लास टू एयर, अगर इसी तरह से आप क्या लिखोगे तो ये आ जाएगा I2 इज इक्वल टू म्यू R2। बिल्कुल सेम प्रोसेस करके I2 म्यू R2 आ जाएगा। अब इन ट्रेंगल KLM में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। सो सम ऑफ इंटरनल एंगल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू I1 को लिख दिया म्यू R1 माइनस R1 प्लस I2 को लिख दिया म्यू R2 माइनस R2। तो ये क्या हो गया, इधर से मेरा आ गया म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2, तो ये आ गया म्यू माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, R1 प्लस R2 की वैल्यू देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है AKNM, ये पूरा 90, K एंगल K प्लस एंगल M का सम कितना हो गया 180 डिग्री, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस एंगल N भी कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसमें देखो R1 प्लस R2 प्लस एंगल N कितना हो गया 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। तो ये मेरा आ गया डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म का, रिफ्रैक्शन का, कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे एंगल ऑफ प्रिज्म पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। सो हमने प्रिज्म का सिंपल रिफ्रैक्शन डिस्कस किया। रिफ्रैक्शन डिस्कस करने का मतलब है कि जो लाइट रे एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में गई, स्नेल्स लॉ को यूज करके हमने रिलेशन निकाला और ये पता लगा लिया हमने। नाउ वी कम टू नो कि डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल के आ रहा है, इट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर निकल के आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा कि ये डेल्टा आई पे डिपेंड करता है। अगर मैं करूँ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आई का और डेल्टा का, तो प्रैक्टिकल में आपको करना है, इस तरह का ग्राफ निकल के आएगा। देखो मतलब इफ फॉर वन डेल्टा देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2, लेकिन क्या होगा, एक जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा m, उसके लिए I1 और I2 हमारे क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे, I1 एंड I2 आर इक्वल। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसमें I1 इज इक्वल टू I2 लिखता हूँ और R1 सपोज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I सपोज, तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा R, और R1 प्लस R2 A के इक्वल है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A/2। दिस इज फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ये बेस की पैरेलल होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब अगर स्नेल्स लॉ यूज करूंगा तो मेरा रिलेशन आएगा निकल के म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। तो ये इस तरह से हमारा एक और रिलेशन आ गया। दिस रिलेशन इज पर्टिकुलरली फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं, जैसा कि आप प्रैक्टिकल में करेंगे, सो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड देन एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो जब इंक्रीज होना शुरू करता है तो वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है, और जब ये मिनिमम होती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर I1 और I2 इक्वल हो जा रहे हैं। I1 और I2 इक्वल हो जा रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे, और हमारा R इज इक्वल टू A/2। सो अब अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। तो दो रिलेशन मेरे आ गए, और एक पहले डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A था। यही हमें बस करना है, इतना ही हमें प्रिज्म के टॉपिक में करना है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने थिन लेंस फॉर्मूला किया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके बाद मैंने उसकी डेरिवेशन आपको बताई कैसे करते हैं इमेज फॉर्मेशन लेके। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ये लेंस किया, देन पावर ऑफ लेंस, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, देन प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म हमने स्टडी किया। तो अब हमारी एक क्लास और रे ऑप्टिक्स की लगेगी, जिसमें कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे, और उसके बाद ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।